आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सोफी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। मरकज की मोदी हुकूमत के जरिए पास करदा ज़रई क़वानीन के खिलाफ किसानों की तहरीक को लेकर एक बार फिर मोदी हुकूमत पर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने हमला किया है। ज़रई क़वानीन को वापस लेने के मुतालबे पर कायम कांग्रेस ने मोदी हुकूमत को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया। राहुल गांधी ने हुकूमत पर कुछ सरमायादारों का कर्ज माफ करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत अन्नदाताओं की पूंजी साफ करने में लगी है। दरअसल राहुल गांधी ने पीर के रोज एक ट्वीट किया जिसमें ग्राफिक्स के जरिए यह साबित करने की कोशिश की है कि मोदी हुकूमत किस तरह सरमायादारों के लिए मुफीद साबित हो रही है। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा है कि अपने सूट बूट वाले दोस्तों का 8,75,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ करने वाली मोदी हुकूमत अन्नदाताओं की पूंजी साफ करने में लगी हुई है। नायब सदर वेंकैया नायडू ने हिंदुस्तानी मईशत जो कोरोना वबा की वजह से सुस्त रवि का शिकार है, जल्द तरक्की करने की उम्मीद का इजहार किया है। उन्होंने निशानदेही की कि हिंदुस्तान कारपोरेट सेक्टर को इस सिमत में मजीद पहल करने की ज़रूरत है। पीर को शहर में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ICSI की कौमी ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर ने कहा कि कोरोना वबा के आलमी असरात के बावजूद मजमूई तौर पर हिंदुस्तान को इस वबा को रोकने में कुछ कामयाबी हासिल हुई है। ये याद करते हुए कि तरक्की याफ्ता ममालिक भी बहुत परेशानी का शिकार हैं, मरकजी हुकूमत कोरोना के बाद मईशत को बहरान से बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। नायब सदर वेंकैया नायडू ने बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF की चीफ क्रिस्टीना जॉर्जिना के हवाले रिमार्क्स का हवाला देते हुए हिंदुस्तान की हुकूमत की तरफ से कोरोना का मुकाबला करने और मईशत की बहाली के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम की तारीफ की। Have proper training so that all can work together. India is a federal structure as per our constitution. Central government, state government, district level, local level, all these administrations are very important. If they all work as Team India with the same spirit, then the growth will be faster. At the end of the day, we are all aware the delivery lies with the lower unit of governance. Whatever laws we may make in Parliament, whatever noble intentions the Government of India may have, and the legislations or the initiatives that are passed, but they have to come to the state and then it has to go to the रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दावा किया कि रियासत तेलंगाना में TRS के बरसरे इख्तिदार आने के बाद रियासत मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहने की वजह से आलमी सतह से ज़बरदस्त सरमायाकारी की जा रही है। इसका सहरा रियासती पुलिस के सर जाता है। मोहम्मद महमूद अली आज सिटी ट्रैफिक T20 पुलिस कंट्रोल रूम पर अवेयरनेस टेस्ट ऐप का इफ्तिदा करने के बाद खिताब कर रहे थे। As a part of the National Road Safety Month, बात करते हैं और सारे लोगों को एक साथ देखते हैं और सबको बचाव हम करते हैं, तो उन्हें लेवल पर जो पूरे दूसरे पुलिस ऑफिसर्स है, दूसरे पुलिस स्टेशन है, वहां पर पब्लिक को बहुत रेस्पेक्ट दिया जाता है। जो आवाम आती है, जिस तरह लोग मिनिस्टर्स या पॉलिटिकल लोग जिस तरह उनसे रेस्पेक्ट देकर मसाल देते हैं, उसी तरह इंडिया में अगर कोई पुलिस है तो तेलंगाना पुलिस है, तेलंगाना पुलिस ऑफिसर्स है, तो आवाम को एक अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं और जिस तरह की सहूलत होना है उसे पहुंचाते हैं। अभी जो प्रोग्राम किया जा रहा है बहुत अहम प्रोग्राम है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम आया था, उसको हमारे पास बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। 1 मंथ तक अवेयरनेस प्रोग्राम है, उसमें ऐप रखा गया है, ऐप के अंदर क्वेश्चन रखे गए हैं। इस बार रोड सेफ्टी मंथ का प्रोग्राम शुरू हुआ है और इस प्रोग्राम के तहत आज हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब ने इस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन किया, जिसके तहत जितने भी यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं 18 ईयर्स एंड अबव, जिनके पास
ड्राइविंग लाइसेंस है, उनके लिए ये T20 कप का प्रोग्राम है, जिसके तहत क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो क्वेश्चंस के बेहतरीन जवाब देंगे उनको ट्रैफिक डिपार्टमेंट के तरफ से एक रिवॉर्ड भी मिलेगा, एक कप मिलेगा। इस पूरे प्रोग्राम का मकसद ये है कि जो हमारे नए जनरेशन के बच्चे हैं, जो कल होके हमारे लीडर बनेंगे, जिनके ऊपर पूरे स्टेट और सिटी की जिम्मेवारी रहेगी, वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, उनको लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस सबकी अच्छी जानकारी हो, जिसमें कि एक लॉ अबाइडिंग सिटीजनशिप का कल्चर। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी की क़ियादत में एक इजलास का इनेकाद अमल में आया, जिसमें रियासती वज़रा के ईश्वर, सत्यवती राठौड़, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और महकमे तालीम के अहदेदारों ने शिरकत की। इस इजलास में 21 फरवरी से 9वीं 10वीं जमात के स्कूल, जूनियर कॉलेजेस, अखामती स्कूल, सोशल वेलफेयर हॉस्टल के आगाज से मुताल्लिक़ तफसीली तौर पर तबादला ख्याल करते हुए वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो कोरोना के रहनुमान खतूत पर सख्ती के साथ रूबा अमल में लाएं और हर क्लास में सिर्फ 20 तलबा को समाजी फासले के साथ बिठाने के इक़दाम करें। इस इजलास में हॉस्टल्स में कितने तलबा को एक रूम में क़याम की इजाज़त दी जाए, इसका भी जायजा लेने के बाद वो दीगर उमूर पर रियासती वज़रा ने अहदेदारों से तबादले ख्याल किया। सियासी रुकन असेंबली आर किशोर ने मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी और बंडी संजय की जानिब से पार्टी के आमिला के इजलास में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर की जाने वाली तनकीदों का जवाब देते हुए बताया कि मरकज की बीजेपी हुकूमत के कई एक काबीनी वज़रा और अराकीन पार्लियामेंट पर कई एक केसेस दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि माफिया का ताल्लुक टीआरएस और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का नहीं, बल्कि असल माफिया मुल्क में मोदी और उनकी जमात में मोदी और बीजेपी ने मेक इन इंडिया के नाम पर राइफल मामले में जो हेराफेरी की है, उससे मुल्क का हर फर्द वाकिफ है। टीआरएस रुकन असेंबली किशोर ने सदर रियासती बीजेपी से कहा कि वो अपने दिमाग का इलाज करवाएं, क्योंकि उनका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ जाने की वजह से जो दिल में आया कह रहे हैं। చూడలేదా గుజరాత్ రాష్ట్ర మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు హైకోర్టు తీర్పిస్తే 2 సంవత్సరాలు వెలేసిరు రాష్ట్రంలోకి వెళ్ళి నీ కేంద్ర మంత్రిని వచ్చి ఢిల్లీలో దాచుకున్నావు కుటుంబ సమేతంగా। ఎవడు మాఫియా ఇప్పుడు? ఇది నీ చరిత్ర। పొద్దుగాల లేస్తే ప్రజల ఎమోషన్స్తో ఆడుకోవడం, ప్రజలకు ఏం చేస్తున్నామంటే చెప్పవు, ఉత్తరే నల్ల డబ్బు తీసుకొని వస్తా, 15 లక్షలు మీ అకౌంట్లో వేస్తా, ప్రజలను మభ్యపెట్టి అధికారంలోకి వచ్చి ₹1 వేసినావు అయ్యాటి వరకు। దీని గురించి ఎందుకు మాట్లాడవు? నువ్వు వేయాల్సిన 15 లక్షల గురించి మాట్లాడమంటే మాట్లాడవు, ఏడాది కోటి ఉద్యోగాలు ఇస్తా అంటే ఏదో చెప్పమంటే మాట్లాడవు, ఏడాది వరకు ఒక ఉద్యోగం ఇచ్చే పరిస్థితి ఉండదు। తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కొరగబెట్టింది ఏందో అంటే చెప్తే మాట్లాడవు। తెలంగాణ రాష్ట్రానికి జిహెచ్ఎంసీకి మీకు ఇయ్యలేము, మా వల్ల కాదు కేంద్రంతోనని చెప్పి కిషన్ రెడ్డి మాట్లాడాడు, నేను మాట్లాడలే। బయటకు వచ్చి మాత్రం పగలబాలు పలుకుతావు। నల్లధనాన్ని బయటకు తీస్తా అని చెప్పేసి, నోట్ల రద్దు అని చెప్పేసి, నల్లధనం ఎంత జమైందో చెప్పి ఇప్పటివరకు దేశ ప్రజలకు ఎంత బయటకు తీసినావో చెప్పవు। నల్లధనం ఎవరి దగ్గర ఉంది, ఎవరి మీద కేసు పెట్టినావు, ఎవరికి జైలుకి పంపినావో చెప్పవు। అంటే ఎవడు మాఫియా? నల్ల డబ్బు మాఫియా నీ మోడీ। ప్రజలు కష్టార్జితంతో కష్టపడి రక్తపు చుక్కలు తీసుకొని వచ్చి బ్యాంకులలో దాచుకుంటే ఆ బ్యాంకులు కొల్లగొట్టినటువంటి నీరవ్ మోడీ దగ్గర నుంచి నరేంద్ర మోడీ। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने प्रगति भवन पर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स वर्ग के मुलाजमीन की तबाद करदा नए साल की डायरी और कैलेंडर का रस्म इजरा अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर बर्की जगदीश रेड्डी, CMD महकमे बर्की प्रभाकर और दीगर मौजूद थे। KT रामाराव ने बताया कि बर्की मुलाजमीन ने तेलंगाना की तश्कील में अहम किरदार अदा किया और बर्की मुलाजमीन की बेहतर कारकर्दगी की वजह से रियासत की आवाम को 24 घंटे बर्की सरबराही करना मुमकिन हुआ है। वजीर खजाना हरीश राव ने कहा कि जिला सिद्दीपेट की सड़कें अनकरीब CC रोड में तब्दील हो जाएंगी। वजीर हरीश राव ने जिला हेडक्वार्टर में 22वें वार्ड ग्रीनलैंड कॉलोनी में 1,80,000 रुपये की लागत से तामीर किए जाने वाले मिशन भगीरथा पानी की पाइपलाइन की संग बुनियाद तकरीब के मौके पर खिताब कर रहे थे। इस मौके पर वजीर ने बताया कि जल्द सिद्दीपेट आइंदा माह होने वाले कौमी रियासती कबड्डी मुकाबलों का सदर मुकाम होगा। वजीर हरीश राव ने कहा कि हैदराबाद की नेकलेस रोड की तरह ही सिद्दीपेट की नेकलेस रोड को खूबसूरत बनाया जाएगा।
वजीर ने कहा कि नेकलेस रोड पर साइकिलिंग, वॉक, दौड़ और तफरीह के लिए इकदाम को यकीनी बनाया जा रहा है। इस मौके पर सिद्दीपेट म्यूनिसिपल चेयरमैन राजन्ना नरसू, रविंद्र रेड्डी, एएमसी चेयरमैन पाला सायराम के अलावा दीगर म्यूनिसिपल काउंसलर्स और मुतादिद अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौड़ ने कहा कि आंगनवाड़ी असातिज़ा और माविनीन खवातीन की तरक्की और बच्चों की फलाह और बहबूद के लिए सरकारी फलाही स्कीमों पर अमल आवरी जारी है। वजीर ने कमिश्नरेट विमेन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड वेलफेयर के दफ्तर में आंगनवाड़ी असातिज़ा, माविनीन और मिनी आंगनवाड़ी असातिज़ा में साड़ियाँ तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि कमिश्नरेट से रियासत भर के आंगनवाड़ी असातिज़ा में साड़ियों की तकसीम का अमल शुरुआत बास मसरत है। ये साड़ियाँ बतौर तोहफा दी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सीएम के चंद्रशेखर राव ने कोरोना के दौरान भी आंगनवाड़ी असातिज़ा की खिदमात को जारी रखते हुए उन्हें रोजगार फराहम किया था। उन्होंने सीएम केसीआर को फिराकदिल शख्सियत के हामिल करार देते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कोरोना की मुश्किल घड़ी में भी गरीब अवाम की मदद की थी। कांग्रेस के सीनियर कायद और साबिक वजीर पुन्नाला लक्ष्मया ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बदउनवानियों का जल्द इंकशाफ हो जाएगा। पीर के रोज गांधी भवन में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए रियासती हुकूमत के रवैये पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव कालेश्वरम मंसूबे के नाम पर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंप्स के जरिए 10 टीएमसी पानी पंप करने का भी अवाम को भरोसा दिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में वेलमपल्ली और मेडमानेर प्रोजेक्ट्स में पानी मौजूद है, लिहाजा कालेश्वरम की जरूरत क्यों है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि सिर्फ प्रोजेक्टों की तकमील अपने सर बांधने के लिए ही के चंद्रशेखर राव कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि कालेश्वरम की बदउनवानियों को अवाम के सामने लाया जाएगा, क्या हुकूमत मुबाहिस के लिए तैयार है। बहुत जोर से प्रचार किया है। अभी देखिए ये साल मच हायर देन द एवरेज रेन, सो ये एक भी नया इरिगेशन फैसिलिटी क्रिएट नहीं किया गया है। जो श्री राम सागर के अंडर आयकट है 13 लाख एकड़, उसके लिए श्री राम सागर में जो पानी है और मिडमानेर में है, एलएमडी में है और एलएमपल्ली में है, ये पानी बस होता है और ज़्यादा भी है। ये पूरा हिसाब देख सकते हैं। अगर चर्चे पे लिए आए तो ज़रूर ये करते हैं, बट ये ड्रामेबाजी वाले एक 10 टीएमसी खाली दिखा के पूरा कालेश्वरम से इरिगेशन हो रहा है, क्रॉप पानी दे रहे हैं बोल के ड्रामाबाजी कर रहे हैं। ये गलत है, ये ऐसा नहीं कर सकते। ये करने का अवसर कैसे क्यों मिला। पूरा करप्ट फेलो विद द कालेश्वरम, वो बाहर आते बोल के किसान कैसे समझता है पानी कहाँ से आते बोल के मालूम होता है क्या, समझ सकता है क्या। हाँ? एक बूंद पानी डाल के पूरा पानी मैं दिया बोल के बोले तो कैसा है? वो बूंद भी नहीं चाहिए, एक्सपेंसिव वाटर है। अभी श्री राम सागर से ग्रेविटी से फ्लडफो कैनाल से एलएमडी ला सकते हैं, और जो पानी रेनी सीजन में स्टोर किया गया है मिडमानेर, वो पूरा 25 टीएमसी यूज कर सकते हैं। और एलएमपल्ली में 400 टीएमसी रिवर में चले गए ऐसा, वहां स्टोरेज कैपेसिटी ओनली 20 टीएमसी है। वो पूरा रिजर्वायर्स एंड टैंक्स फिलअप करने का है तो एलएमपल्ली से कर सकते हैं, वो नहीं करा। और नीचे जाके कालेश्वरम से एक बूंद लाके मैं कालेश्वरम से पानी दे रहा हूं बोल रहा हूं, ये गलत है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के साबिक रहनुमा और तेलंगाना मुसल्लह जद्दोजहद के रहनुमा बरगुला नरसिंह राव का आज सुबह इंतकाल हो गया। वो 90 साल के थे। बरगुला नरसिंह राव कोरोना का टेस्ट कुछ दिन पहले मुस्बित आया था और वो शहर के एक अस्पताल में जेर इलाज थे। दोपहर में उनकी आखिरी रसूमात जुबली हिल्स के शमशान में अदा कर दी गई। बाई बाजू के कैदीन जैसे सोरारम सुधाकर रेड्डी, डॉक्टर के नारायण रेड्डी, चाडा वेंकट रेड्डी, अजीज पाशा, पाला वेंकट रेड्डी, के सांबा शिवराव और सेक्रेटरी तेलंगाना मार्टायर्स ट्रस्ट कुंडी मल्ला प्रताप रेड्डी और दीगर ने नरसिंह राव की मौत पर अपने गहरे दुख का इजहार किया।
जिन्होंने अलहदा रियासत की तहरीक के दौरान कलीदी रोल अदा किया था। इन कायदी ने कहा कि नरसिंह राव की मौत एक बहुत बड़ा और नाकाबिले तलाफी नुकसान है। रियासती वजीर ज़राअत संगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने दावा किया कि रियासती हुकूमत को अब प्रोक्यूरमेंट के लिए सालाना 60,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जबकि उत्तर प्रदेश इस मुल्क की सबसे बड़ी रियासत है जो तेलंगाना से 6 गुना ज्यादा बड़ी है। वो तेलंगाना के ज़राई बजट का 10% भी खर्च नहीं कर रही है। वजीर ज़राअत ने कहा कि 51 लाख करोड़ रुपए बाउंड जमा किए गए हैं और ज़राअत तेलंगाना की सबसे बड़ी माशी ताकत है। वजीर ज़राअत ने मजीद कहा कि रैतु बंधु की स्कीम पर 7,351 करोड़ रुपए और रैतु बीमा स्कीम पर 1,300 करोड़ रुपए और रियासत में सालाना मुफ्त पानी सप्लाई पर 1,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इसके अलावा 40 लाख अफराद को पेंशन दी जा रही है। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने आज पेद्दापल्ली में एक तकरीब से खिताब करते हुए ये बातें कही। కానీ ఆ శాఖ నిర్వర్తించేటువంటి మొత్తం బాధ్యత కూడా వ్యవసాయ రంగ బలోపేతానికి, సాగునీటి మీద పెట్టేటువంటి ఖర్చు, రైతులు తాముగా పెట్టుకున్నటువంటి బోర్లకు అవసరమైనటువంటి సబ్సిడీ మీద, ఉచిత సబ్సిడీ మీద మనం అయితే కరెంట్ ఇస్తున్నామో దాన్ని మొత్తం డిస్కామ్లకు మనం పే చేస్తున్నాం. ప్రభుత్వ పరంగా మనం కడుతున్నాం కరెంటు డిపార్ట్మెంట్కి. రైతుల తరఫున ప్రభుత్వం కడతాం, రైతులకు ఉచితంగా ఇస్తున్నాం. తద్వారా లిఫ్ట్ మోటార్లకు వచ్చే, రైతుల యొక్క మోటార్లకు వచ్చే సాలీన 10,000 కోట్ల పైచిలకు ఇలా కరెంటు మీద సర్కార్ కడతా ఉన్నది. రైతు బంధు మీద మొన్న ఈ ఒక్క సీజన్కే 7,351 కోట్ల రూపాయలను రైతాంగానికి విడుదల చేశాం. సంవత్సరానికి 15,000 కోట్ల పైచిలకు అవుతా ఉంది. ఇది 6వ విడత మనం రైతు బంధు ఇవ్వడం. 2018లో మొదలుపెట్టి మొన్న ముగిసే వరకు మొత్తం రైతు బంధును 6 విడతలుగా ఈ రాష్ట్ర कमिश्नर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन सैयद उमर जलील ने 1 फरवरी से कबल तकरीबन 1500 गेस्ट फैकल्टीज का आर्जी तौर पर तकर्रुर करते हुए इंटरमीडिएट तलबा के मुस्तकबिल को तारीख होने से बचाएंगे और तकरीबन 130 जूनियर कॉलेजेस के प्रिंसिपाल के तकर्रुर को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत को जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करेंगे। इस बात का इंकशाफ सदर तेलंगाना जूनियर लेक्चरर्स एसोसिएशन मधुसूदन रेड्डी ने INN से बात करते हुए बताया। उन्होंने मजीद कहा कि 1 फरवरी से कॉलेजेस की मुकम्मल सफाई और कोविड-19 के मुताबिक लैब्स, क्लासरूम की तज़यीन की जाएगी। मधुसूदन रेड्डी ने कमिश्नर इंटरमीडिएट एजुकेशन के फैसले की सिताइश करते हुए लेक्चरर्स एसोसिएशन की जानिब से मुकम्मल ताउन का तयक़ुन दिया, जो रियासत के 404 जूनियर कॉलेजेस में स्टूडेंट फ्रेंडली माहौल पैदा करते हुए तुलबा को तालीम दी जाएगी। सदर एसोसिएशन ने कहा। साहब ये बोलिए 130 प्रिंसिपल है कॉलेज में और कितने लेक्चरर्स के पोस्ट खाली है इस वक्त? एक 130 कॉलेज में रेगुलर प्रिंसिपल्स नहीं है और लेक्चरर्सों में भी एक 1500 लेक्चरर्स का रिक्रूटमेंट करना चाहिए। वो गेस्ट फैकल्टी को भी हम कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट किए। कमिश्नर साहब 1 फरवरी तक गेस्ट फैकल्टी 1500 जो कुछ वैकेंसीज है उसको भी 100% प्लेस करते बोल के उन करे। जो कुछ है लेक्चरर्स का कमी है और जो कुछ फंड्स की कमी है और जो कुछ टीचिंग का जो कुछ है, अब अरे और एक कदम भी आगे बढ़ के कमिश्नर साहब ने क्या करा, एग्जाम में जो कुछ स्टूडेंट फ्रेंडली क्वेश्चन पेपर रहना बोल के क्वेश्चन पेपर में थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे और स्टूडेंट्स को भी टेक्स्ट बुक पढ़ना बोले तो ये कम टाइम में जरा मुश्किल होता है। उस वास्ते ये टीचिंग का जो कुछ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक बना के वो भी देने का स्टूडेंट्स को कोशिश कर रहे। 100% जो कुछ प्रॉब्लम्स है हमारा कमिश्नर साहब सॉल्व करते, गवर्नमेंट सॉल्व करते बोल के मालूम है। फिर भी जो कुछ इंटरमीडिएट का जो कुछ कॉलेज खुल रहे 100% वो सक्सेस होना चाहिए। कई को बोले तो ये इंटरमीडिएट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट कई को है इंपॉर्टेंस बोले तो ऑल इंडिया एग्जाम्स भी इंटरमीडिएट बच्चे लिख सकते हैं। जो 10th क्लास का बच्चा ऑल इंडिया एग्जाम्स लिखने की जरूरत नहीं रहती, डिग्री कॉलेज वालों को जरूरत नहीं। इंटरमीडिएट बच्चे है जो कुछ है 2 साल की इंटरमीडिएट के साथ ही साथ वो लोग ऑल इंडिया एग्जामिनेशंस नीट जेई सब लिखना पड़ता है। उस वास्ते जब कमिश्नर जो कुछ कदम उठा रहे वो कमिश्नर अभी भी जो कुछ कदम आगे उठाना है वो उठाते 100% स्टूडेंट के साथ काम करते बोल के हमारा यकीन। मधुसूदन रेड्डी साहब तकरीबन 1 साल से पूरे कॉलेज बंद है।
टीआरएस रुकन असेंबली ए जीवन रेड्डी, जो टीयूसी कमेटी के चेयरमैन भी हैं, ने सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय से सवाल किया कि वो हस्बे वादा हैदराबाद में तूफानी बारिश से तबाह होने वाले मकीनों को 25,000 रुपये देने का वादा किया था। क्या इस पर उन्होंने और बीजेपी की रियासत से ताल्लुक रखने वाले मरकजी वजीर ने वजीर आजम से इस सिलसिले में नुमाइंदगी की, और अगर की तो इस नुमाइंदगी का क्या मौक़िफ़ है? तेलंगाना भवन में जीवन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी नथुराम गौडसे के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं, जो बाबा कौम के कातिल हैं, और आज बीजेपी मुल्क की सेकुलर किरदार का कत्ल कर रही है। जीवन रेड्डी ने कहा, भी जो बात कर रहे हैं, बीजेपी में बड़ा झूठा पार्टी है, उसका नाम ही बकवास ज्यादा पार्टी है, इट्स ए लायर्स पार्टी। उन्होंने जो बोलेगा वो नहीं करेगा। हैदराबाद में मैनिफेस्टो में डाला, आफ्टर इलेक्शन हमने वर्धा बाधित लोगों को एक को 25,000 रुपीज़ देता बोल के बोला। आज तक सेंट्रल मिनिस्टर नहीं लाया, या कि स्टेट प्रेसिडेंट कभी मोदी का ने नहीं गया, नहीं पूछा। मगर आज हमारा लोगों को ऊपर बातें कर रहे हैं, जो गलत बात है। ये गाडसे का फॉलोअर्स है बीजेपी वाला। जब इंडिया को फ्रीडम लेके आने के लिए लेके आया गांधी जी, उनको मारने लगाया गाडसे, उसका फॉलोअर्स है ये बीजेपी वाला। अभी तेलंगाना का फ्रीडम लाया, तेलंगाना का स्टेट लाया हमारा सीएम केसीआर साहब, अभी उसको भी गालियां दे रहे। क्या बात कर रहे उसको मालूम नहीं हो रहा। जो बात में बोल रहे वो जात में नहीं रह रहे, जो बोलना वो नहीं कर रहे। अभी इलेक्शन में मैनिफेस्टो में करे काले धन वापस लाऊंगा, अभी तक नहीं लाया। ऐसी उसका मैनिफेस्टो में एक भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसलिए ये बीजेपी पार्टी लायर्स पार्टी है, बड़ा झूठा पार्टी है, बकवास ज्यादा पार्टी है। सिकंदराबाद की मुकामी अदालत ने आंध्र प्रदेश की साबिक वजीर अखिला प्रिया की जमानत की दरखास्त को खारिज कर दिया। पुलिस ने इजाफी दफात के तहत गिरफ्तारी के मेमोज दाखिल की थी, जिसमें दफे 395 भी लगाया गया है। अदालत ने कहा कि जिन मुकदमात में मुलजिम को उम्र कैद की सजा दी जाती है वो इस अदालत के दायरे में नहीं आते। अदालत ने यह कहकर जमानत अर्जी खारिज कर दी है। सिकंदराबाद अदालत की जानिब से जमानत की दरखास्त खारिज करने के बाद अखिला प्रिया ने नामपल्ली की अदालत में जमानत की दरखास्त की अर्जी दायर करने का फैसला किया है। साबिक वजीर अखिल प्रिया A1 को बोयनपल्ली अगवा केस में नामजद किया गया है। उनको इस वक्त चंचलगुड़ा जेल में खवातीन की जेल में रखा गया है। इस अगवा केस में अभी तक 19 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में मजीद 5 अफराद को गिरफ्तार करना बाकी है, जिनमें अखिला प्रिया का शौहर भार्गव राम, उसका भाई जगत वख्यात रेड्डी, माडल्ला श्रीनु और भार्गव राम के वालिदैन शामिल हैं, जो इस वक्त मफरूर बताए जा रहे हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी संपत कुमार ने कहा कि AICC की अपील पर मरकजी और रियासती हुकूमतों के अवाम पॉलिसियों के खिलाफ इख्तियार करदा रवैये के खिलाफ 19 जनवरी मंगल के रोज राजभवन का घेराव किया जाएगा। इस सिलसिले में संपत कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी मार्केट्स में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी दर्ज की जा रही है। ताहम मोदी और अमित शाह के इक़्तिदार में खाम तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। उन्होंने सवाल किया कि मरकजी हुकूमत जब 50 दिन से दिल्ली में किसानों की यूनियनों के एहतजाज पर क्यों खामोश है और इमदादी कीमतों को क्यों कानूनी हैसियत नहीं दे रही है। सारे देश में जो फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, किसान मजदूरों के लिए जो एजुटेशन चल रहा है दिल्ली में, उन लोगों को मदद देने के लिए जो AICC के इंस्ट्रक्शन के ऊपर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कल जो गवर्नर घेराव प्रोग्राम जो है कल 11 बजे लुम्बिनी पार्क से शुरू होके पाद यात्रा लेके वहां से राजभवन जाके अगर मिल सके गवर्नर को भी रिप्रेजेंटेशन देके जो 50 दिनों से सारे मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला जहानी NT रामाराव की बरसी के मौके पर आंध्र प्रदेश के अपोजिशन लीडर व साबिक वजीर आला N चंद्रबाबू नायडू ने अपने अरकान खानदान के साथ मिलकर हैदराबाद में वाक़े NTR घाट पर उनको भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने NT रामाराव को भारत रत्न देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि NT रामाराव ने अवाम की खिदमत के लिए सियासत में कदम रखा था।
वाईएसआरसीपी की रुकन असेंबली आर के रोजा आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव प्रीविलेज कमेटी की मीटिंग में रो पड़ी। उन्होंने कहा कि कलेक्टर समेत किसी ने भी उनकी परवाह नहीं की और कहा कि उन्हें कम से कम अहमियत भी नहीं दी जा रही है। रोजा ने शिकायत की कि शहर में मुनक्किद किए गए टीटीडी मुलाजिमीन के जलसे में भी उन्हें मदऊ नहीं किया गया। हुक्काम उनके इल्म में लाए बगैर मीटिंगों का एहतमाम कर रहे हैं। अब यह बात निहायत दिलचस्प हो गई है कि प्री विलेज कमेटी रुकन असेंबली रोजा की शिकायत पर किस तरह का जवाब देती है। इस मंजर में प्री विलेज कमेटी के चेयरमैन काकानी गवर्नर रेड्डी ने कहा कि रुकन असेंबली रोजा ने शिकायत की है कि प्रोटोकॉल में दुश्वारी हो रही है। हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को तमाम उमूर के बारे में बताया। कलेक्टर ने कहा कि वो हर शिकायत की तलाफी कर देंगे और आइंदा ऐसी कोई बात नहीं होगी, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। काकानी ने कमेटी को रियासती सतह पर तरक्याती कामों से मुताल्लिक उमूर की तफसीलात से भी आगाह किया। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े में एक शख्स ने इतवार की रात कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में अपने 10 साला बेटे को आग लगा दी। मुलजिम की शनाख्त बालू की हैसियत से हुई है। इसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक बालू, जो बतौर पेंटर काम किया करता था, इतवार की रात हालत नशा में घर लौटा और टीवी देखने पर अपने बेटे चरण को डांट डपट करने लगा। चरण कोकटपल्ली के सरकारी स्कूल में 6वीं जमात में जेर तालीम था। मुलजिम बाप ने अपने बेटे चरण को पढ़ाई करने के बजाय टीवी देखने पर उसकी सरजनिश की और इस पर टर्पंटाइल ऑयल डालकर आग लगा दी, जिससे 10 साला चरण शदीद तौर पर झुलस गया। उसे फौरी उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया। बताया जा रहा है कि उसकी हालत तशवीशनाक है कि कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। विकाराबाद में आज सुबह एक शख्स को ट्रेन की टक्कर लगने से उसकी मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। इस शख्स की शनाख्त नरसिम्लू की हैसियत से हुई है। नरसिम्लू ट्रेन की पटरियों को अबूर करने के दौरान ट्रेन की जद में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। बताया जा रहा है कि वो परगी के गंगाराम गांव का रहने वाला था। रेलवे पुलिस को हादसे की इत्तला मिली, जब तो मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। लवाकिन की शिकायत पर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया और मजीद तहकीकात जारी हैं। आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर के तेरनापल के विवेकानंद नगर में एक जोड़े ने खुदकशी कर ली। महलुकीन की शनाख्त प्रादीप्ति और किरण के नाम से हुई है। पुलिस की जानिब से दी गई तफसीलात के मुताबिक प्रादीप्ति इंटरमीडिएट की तालिबा थी और उसके एक तामीराती मजदूर किरण से मोहब्बत हो गई। दोनों शादी करना चाहते थे, ताहम बुजुर्गों ने शादी करने से इनकार कर दिया। दोनों ने घर वालों को इत्तला दिए बगैर शादी कर ली और इस शादी के नतायज के खौफ से दोनों ने एक पेड़ से लटक कर खुदकशी कर ली। दोनों के वालिदीन और रिश्तेदार मौके पर पहुंचे और दोनों की लाशें देखकर फूट फूट कर रोने लगे। पुलिस ने एक मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रवां टेस्ट सीरीज के आखिरी और फैसला कुन मैच में हैदराबादी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए आज 5 विकेटें हासिल करने का कारनामा अंजाम दिया है। यह उनके कैरियर का तीसरा ही टेस्ट है जिसमें उन्होंने 5 विकेटें लेने का कारनामा अंजाम दिया। इससे पहले गाबा स्टेडियम पर EAS प्रसन्ना, बिशन सिंह बेदी, मदन लाल और जहीर खान ने 5 विकेटें हासिल की थी। मोहम्मद सिराज ने 551 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले अजीम तेज गेंदबाज का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। दरअसल मोहम्मद सिराज ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले हिंदुस्तानी गेंदबाज बन गए हैं। मोहम्मद सिराज ने मौजूदा टेस्ट सीरीज में 13 विकेटें हासिल की और इनसे पहले यह रिकॉर्ड जवगल श्रीनाथ के नाम था। श्रीनाथ ने साल 91 और 92 में 10 विकेटें अपने नाम किए थे। मोहम्मद सिराज को एक और तेज गेंदबाज मोहम्मद समी के जख्मी होने के बाद आखिरी 12 खिलाड़ियों में जगह दी गई थी। मोहम्मद सिराज ने समी की कमी पूरी की। इस मैच में हिंदुस्तान के कलीदी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की अदम मौजूदगी के बावजूद सिराज पर भारी जिम्मेदारी थी और उन्होंने जिम्मेदारी को बखूबी अदा किया। उन्हें बुमराह की कमी महसूस होने नहीं दी। सिराज ने मैच के चौथे दिन 73 रन देते हुए 5 विकेट लिए। इस तरह मोहम्मद सिराज बॉर्डर गावस्कर सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। सिराज ने 3 मैचेस में 13 विकेटें लिए, जो अश्विन से एक ज्यादा है। अश्विन पीठ में इंजरी की वजह से चौथे टेस्ट के लिए दस्तयाब नहीं हो सके। हैदराबाद में गुज़िश्ता 2 माह से आम की फरोख्त हो रही है। शहर के कई मुकामात पर आम फरोख्त हो रहा है, लेकिन चंद दिनों से शहर की गड्डी अनारम फ्रूट मार्केट में रोजाना आम बड़े पैमाने पर आ रहा है। सीजन से 2 माह पहले ही मार्केट में आम की आमद की वजह से कीमत भी ज्यादा लगाई जा रही है। इस मार्केट में फलों का बादशाह 150 रुपये था 200 रुपये किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है, जबकि शहर की दूसरी मार्केट में इसकी कीमत 200 रुपये किलो से ज्यादा है।
शहर की मार्केट्स में उमूमन मार्च के अवाखिर या फिर अप्रैल के अवाइल में आम नजर आते हैं, ताहम इस मरतबे उनकी आमद वक्त से पहले हो गई है। आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर से बड़े पैमाने पर ये आम गड्डी अनारम मार्केट्स लाए जा रहे हैं। इस बाजार में 20 किलो की ट्रे 2000 रुपए में फरोख्त की जा रही है। शहर के बाजारों में तकरीबन 2 माह पहले फलों के बादशाह की आमद के पेश नज़र इसके शौकीन अफराद में मसरत और जोश पाया जाता है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।